गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था रे ऑप्टिक्स में कि माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है और हमने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जांपल लेके उसको सॉल्व किया था। और उससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जिसमें रिफ्लेक्शन और उसके बाद हमने लेंस पढ़ा, मिरर पढ़ा, स्फेरिकल सरफेस पढ़ा और हमने ये भी देखा कि किसी सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट का अपैरेंट डेप्थ या अपैरेंट इमेज कहाँ बनता है और हमने रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया। आज हम देखने वाले हैं वेब ऑप्टिक्स, जो कि वेब ऑप्टिक्स का ही एक सेकंड पार्ट होता है, वेब ऑप्टिक्स। तो लिखते हैं हम वेब ऑप्टिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स के ही सेकंड पार्ट को, वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स है ना, वेब ऑप्टिक्स। तो वेब ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन एक दिया जाए तो वेब ऑप्टिक्स के बाद में हम वेब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। वेब ऑप्टिक्स में हम वेब के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि जो लाइट होती है, लाइट सन से आने वाली लाइट या फिर किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट, तो लाइट के बारे में जब स्टार्टिंग में चर्चा होने लगी थी कि लाइट किस तरीके से बिहेव करता है, क्या लाइट एक पार्टिकल है। ये माना गया था कि लाइट जो होता है, सन से आने वाली लाइट या फिर किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में लाइट को एक पार्टिकल की तरह प्रपोज किया था और कुछ साइंटिस्ट ने लाइट को वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट किया था। उन्होंने बोला कि लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं। कुछ नहीं कहा, लाइट पार्टिकल है, वेव नहीं। तो और लास्ट में जब ये चर्चा आगे बढ़ने लगी तो ये क्लियर हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि जो लाइट होता है, रे होती है, लाइट रे, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं और वेव की तरह भी बिहेव करती हैं। आपको पता होगा कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो लाइट अगर एनर्जी का सोर्स होता है तो आपको पता होगा, ये मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, ये मान लीजिए सन, ये क्या है, सन से कुछ इस तरीके से लाइट निकल रही होगी, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होगी, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये मान लीजिए हमारा अर्थ, ये मान लीजिए हमारा है अर्थ। अब जब सन से आने वाली लाइट इस एटमॉस्फेयर सरफेस पे आएगी, ये क्या है, हमारा अर्थ। और अर्थ के चारों ओर हमें पता है कि हम अर्थ के चारों ओर क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ का क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी गैसें हैं। ये क्या है, गैसें हैं, एटमॉस्फेयर, बहुत सारी गैसें हैं। और एटमॉस्फेयर के बाहर अगर जाए तो वहाँ पे गैसें नहीं पाई जाती हैं। या फिर हम और आगे बढ़ते जाएं तो हम जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब हम आगे की ओर बढ़े तो वहाँ पे आपको कोई भी मीडियम नहीं मिलता, है ना, कोई भी मीडियम नहीं मिलता। तो ये कुछ बातें निकल के आई कि जो सन से आने वाली लाइट है, वो इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कैसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, सन से जैसे ही आएगा ये लाइट निकल के आएंगी, सन से जैसे ही निकल के लाइट आएंगी एटमॉस्फेयर तक, तो आपको पता है कि ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर कौन है, अर्थ के चारों ओर क्या है, एक मीडियम है। यहाँ पे क्या है, एक मीडियम, ये अर्थ है और ये हो गया अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है आपका, एक मीडियम मतलब एयर के फॉर्म में मीडियम है। लेकिन जैसे ही हम इस एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और दूर जाते हैं, तो आपको पता होगा इसमें एटमॉस्फेयर से और दूर जाने के बाद कोई मीडियम नहीं होता है, यहाँ पे नो मीडियम। अब मीडियम नहीं है उसके बावजूद अगर मीडियम नहीं है उसके बावजूद सन से आने वाली रे या लाइट, ये क्या है, ये लाइट है, लाइट प्रकाश, लाइट रे जो आ रही है, लाइट सन से आने वाली लाइट सन से निकलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइट एक ऐसा वेव है
एक ऐसा वेव, अगर इसको वेव माने तो, कि लाइट एक वैसा वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तभी तो वो बिना मीडियम के भी एटमॉस्फेयर तक पहुंच गया। अब फिर उसकी बात देखेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही इंटर करता है, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल हैं, तो ये हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो साउंड लाइट रे होती हैं उनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा किस वेव में होता है? ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग क्लास में ऑप्टिक्स में, कि हमारे पास दो तरीके के वेव्स होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, जिसमें आता है साउंड वेव्स, है ना, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कुछ लाइट रे कुछ इसी तरीके के वेव्स होती हैं जो बिना विदाउट हेल्प ऑफ एनी मीडियम इट ट्रेवल्स इन वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस, है ना। तो ये रिजल्ट समझ में आया। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में क्या था? स्टार्टिंग के दिनों में बहुत सारे थ्योरी लाया गया कि ये जो सन रे हैं, जो आने वाली लाइट है, ये वेव तो है। किसी ने बोला कि ये पार्टिकल की तरह है। पार्टिकल मतलब सम ऑफ पार्टिकल है विच कॉन्स्टिट्यूट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो आया, जो बहुत सारे प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, तो जो कुछ प्रिंसिपल, जो बड़े प्रिंसिपल हैं जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, उसमें फर्स्ट है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जिससे वेव ऑप्टिक्स हमारा स्टार्ट होगा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन ने क्या बताया कि जो लाइट होती है, लाइट है ना, किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट, वो वेव नहीं होता। वो क्या होता है? वेव नहीं होता, वो पार्टिकल होता है। न्यूटन ने बताया, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने E=mc² आइंस्टीन दिया था। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे काइनेमेटिक्स में। तो न्यूटन एक बड़े साइंटिस्ट थे उस समय, तो इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो लाइट होती हैं वो वेव्स नहीं होती, वो पार्टिकल होती हैं, और पार्टिकल के फॉर्म में ही वो एनर्जी को लेकर वो आगे की ओर बढ़ती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि जो लाइट अगर पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती हैं। इन्होंने बताया कि जो लाइट होती हैं वो पार्टिकल है, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती हैं, तो इन्होंने बताया कि जो वेव होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करती। इसका मतलब लाइट इज अ सम ऑफ पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल्स थे, इन्होंने इस पार्टिकल का नया नाम दिया था कॉर्पस्कुलर। इन्होंने नाम दिया, उस पार्टिकल को ही नाम दिया कॉर्पस्कुलर। तो अगर हम इसमें स्टेटमेंट लिखना चाहें, इससे कुछ पॉइंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को, तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, light is a collection of particle, is a collection of particle because wave does not travel in straight line, तो फर्स्ट इन्होंने यही बताया था कि जो लाइट होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं,
और जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर ये वेव की प्रॉपर्टी नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि लाइट वेव नहीं है। वेव नहीं है तो क्या है? अब ये वेव नहीं है तो आप इन्होंने बोला लाइट क्या है? लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। लाइट छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल का ग्रुप है जो कि किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ती है। इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने उन पार्टिकलों का कंपैरिजन एक बॉल से किया है। बॉल का मतलब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने एक बॉल से। तो उस बॉल का मतलब ये होगा, इन्होंने ये बोला कि मान लीजिए एक वाल, ये मान लीजिए हमारे पास एक वाल है। वाल क्या है? ये वाल एक दीवार है। दीवार पे जैसे ही आप कुछ बॉल्स को फेंकते हैं, पार्टिकल है, इस बॉल को जैसे आगे की ओर ये बॉल्स जाती हैं, आगे हो जाती हैं बॉल्स, तो ये जैसे ही दीवार से टकराती हैं तो ये वापस ही उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस ही उसी मीडियम में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। तो इन्होंने जो बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल का ग्रुप होती है या फिर पार्टिकल ही होती है जो आगे की ओर बढ़ती हैं। और उन्होंने बताया कि लाइट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ता है एक पार्टिकल के फॉर्म में। ये क्या है? पार्टिकल। इन्होंने इस पार्टिकल को इन्होंने बोला था, एक नया वर्ड नाम दिया इन्होंने, कॉर्पस्कुलर पार्टिकल। ये कुछ इस तरीके से जाती हैं और जैसे एक वाल से टकराती है वापस उसी मीडियम में वापस लौट आती हैं टकरा कर। या फिर हम ये बोलें कि अगर ये वो रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। अगर आप रिफ्लेक्शन दिखाना चाहें, अगर आप रिफ्लेक्शन दिखाना चाहें तो क्या होगा? मान लीजिए लाइट कुछ ऐसे आई, लाइट ऐसे आई और जाने के बाद अगर इनका रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ये बॉल के फॉर्म में आगे की ओर बढ़ी, पार्टिकल फॉर्म में आगे की ओर बढ़ी, और इस फॉर्म में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R इक्वल टू I बनाते हुए ये स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ जाएंगे, है ना? स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और अगर इधर रिफ्लेक्शन हो तो क्या करेंगे? ये सेकंड मीडियम से, सेकंड मीडियम मतलब हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही अगर इसका रिफ्लेक्शन होता है तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है और स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर पास करती है, एक बॉल के फॉर्म में या फिर एक पार्टिकल के फॉर्म में आगे की ओर मूव करती है। तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट, जो कि कुछ बॉल्स या गेंदों के फॉर्म में आगे की ओर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल बिकॉज वेव डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है तो क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं तो वो वेव्स नहीं है, वो पार्टिकल है। ये इन्होंने बताया था, है ना? सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखने के लिए कुछ चीजें मिटानी होगी, आप इतना लिख लेंगे फिर मिटाते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट पे इन्होंने ये बता दिया था, उन्होंने बोला कि सेकंड पॉइंट में बताया द लाइट emitting from source is traveling
the light emitting from source is traveling in a straight line in very high speed इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेंगी और बहुत ही हाई स्पीड से मूवमेंट करेंगी। अगर हम थर्ड लाइन की ओर जाएं तो थर्ड लाइन को लिखेंगे इन्होंने थर्ड लाइन बताया कि जो लाइट है the light is made of very tiny particle known as corpusculus। जो लाइट होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना होगा, उनको ही हम बोलेंगे कॉर्पस्कुलर। इन्होंने ये किससे बताया था? ये बताया था न्यूटन ने, है ना। और न्यूटन ये भी बताया था एक चौथा पॉइंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के, जो इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो वेव्स नहीं होती, वो पार्टिकल्स होती हैं। पार्टिकल को उन्होंने बोला कॉर्पस्कुलर। उन्होंने बताया ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वेरी हाई स्पीड से जाती हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इन्होंने बताया। आगे देखते हैं। इन्होंने बोला when these lights enters in our eye then we observe the image or a sensation of image। मतलब जब ये लाइट हमारी आंखों में इंटर करती है तो ही हमने पढ़ा है कि इमेज बनता है ना। लाइट क्या है? जब आंखों में इंटर करता है तो इमेज बनता है। तो इन्होंने यही बताया कि जब लाइट हमारी आंखों में इंटर करता है तो हमको एक सेंसेशन फील होता है या फिर यही एक इमेज फॉर्म होता है। तो इन्होंने ये बताया। लास्ट में इन्होंने बताया था कि हम अलग अलग जो कलर की लाइटों को देखते हैं, अलग अलग कलर की लाइटों को देख पाते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं पार्टिकल, इनका साइज अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग कलर के लिए जो पार्टिकल का साइज होता है वो अलग अलग होता है। मतलब जो कॉर्पस्कुलर होते हैं, जिनको हम पार्टिकल बोलते हैं, अलग अलग कलर के लिए इनका साइज अलग अलग होता है। तो एक पॉइंट ये भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये भी तो पॉइंट हम ऐड करेंगे इसमें, पांचवा पॉइंट ऐड करेंगे इसमें। फिफ्थ पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इसमें, पांचवा पॉइंट। The size of corpuscular is different for each color of particle। मतलब अलग अलग पार्टिकल के लिए जो कॉर्पस्कुलर होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनका साइज भी अलग अलग होता है। मतलब अगर आप रेड देख रहे हैं तो रेड के लिए जो पार्टिकल का साइज होगा वो अलग होगा। ग्रीन देख रहे हैं तो ग्रीन के लिए साइज अलग होगा। वाइट देख रहे हैं तो उसके लिए अलग होगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बताया था कि लाइट वेव नहीं होती, वो एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होती है जिसको उन्होंने कॉर्पस्कुलर बोला, और वो एक स्ट्रेट लाइन में वेरी हाई स्पीड से मूवमेंट करती हैं, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये बताया था न्यूटन ने, लाइट कीजिए आप। इसके बाद हम एक नए थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में नया थ्योरी। लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा। यहाँ पे लाइट एक वेव्स है, और एक्चुअल में ये जो थ्योरी है
जो न्यूटन ने बताया था, ये देखा जाए तो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो लाइट होता है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, और जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा है कि जो लाइट होती हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करती हैं, और जो लाइट है वो एनर्जी के पार्टिकल का कलेक्शन होती हैं। मतलब ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं और वेव्स की तरह भी बिहेव करती हैं। तो न्यूटन का जो थ्योरी है ये सही तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाया था, तो हम एक आगे थ्योरी की ओर बढ़ेंगे, हाइगेंस थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हाइगेंस थ्योरी का लिखेंगे आप। तो हम अगला पढ़ते हैं हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि जो लाइट है ये वेव्स होती हैं, ये पार्टिकल नहीं होती, ये वेव्स होती हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो लाइट होती हैं वो साउंड वेव्स की तरह आगे की ओर बढ़ती हैं, इसी तरह साउंड वेव्स की तरह। और साउंड वेव को इन्होंने बोला जैसे कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, वैसे ही जो लाइट है वो भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना। पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, और इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, तो एक एक पॉइंट हम पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि द लाइट हाइगेंस वेव थ्योरी, इसको बोलते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी, यानी हाइगेंस वेव थ्योरी। द लाइट वेव, लाइट को उन्होंने क्या बोला, लाइट वेव बोला उन्होंने बोला लाइट एक वेव है। द लाइट वेव travels like a sound, like longitudinal wave, like longitudinal wave
द लाइट वेव ट्रेवल्स लाइक longitudinal wave just as sound wave, अब इसका क्या मतलब, longitudinal देखो वेव जो होता है या तो longitudinal होगा या तो ट्रांसवर्स होगा। longitudinal का मतलब ये है कि जैसे ही वेव्स क्या होती हैं, वेव्स में जो मीडियम होते हैं, वेव्स या तो विदाउट मीडियम ट्रेवल करेगा या तो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा। तो अगर वेव्स मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की। इन्होंने बोला कि ये जो लाइट है जिसको मैं वेव्स बोल रहा हूँ, हाइगन ने बोला जो लाइट है जो वेव्स की तरह है, ये को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। और इन्होंने बोला अगर मीडियम की जरूरत पड़ती है तो मीडियम के पार्टिकल भी जब वेव्स आगे की ओर प्रोपेगेट करती हैं, आगे की ओर जब बढ़ती हैं वेव्स, तो मीडियम के पार्टिकल भी ऑसिलेट होते हैं। ऑसिलेट मतलब इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, है ना, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। जो साउंड वेव्स हैं या फिर कोई और वेव देखें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैटेगरी में आते हैं, अगर उनको आप देखें तो क्या होता है, वो उसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो जिस भी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं। और जो साउंड वेव्स होती हैं वो आगे की ओर मूवमेंट करती हैं, तो जो पार्टिकल हैं जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं और वो डायरेक्शन और उनके प्रोपेगेशन का डायरेक्शन अगर सेम हो तो उनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। मतलब अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव को बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ oscillation of particle, the direction of oscillation of medium particle is in same direction of propagation का मतलब क्या है, आगे की ओर बढ़ना, प्रोपेगेशन आगे की ओर बढ़ना। जैसे मान लीजिए ये कोई वेव्स हैं, ये मान लीजिए वेव्स हैं, तो वेव्स की जो मीडियम है वो मान लीजिए ऊपर की ओर जा रहे हैं ऐसे, फिर नीचे की ओर आ रहे हैं, मान लीजिए अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, अब नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं। और वेव्स आगे की ओर बढ़ रही हैं, वेव्स आगे की ओर बढ़ रही हैं, इसी डायरेक्शन में वेव्स आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही है। तो ये बोला जा रहा है कि जो मीडियम है जो ऊपर की ओर ऑसिलेट कर रहा है, नीचे की ओर ऑसिलेट कर रहा है, और जो वेव्स आगे की ओर जा रही हैं, आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही हैं, अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें ऊपर नीचे की ओर ये ऑसिलेट कर रही हैं और ये आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही हैं, तो इसमें जो डायरेक्शन सेम नहीं है ना, इसमें डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब ये डायग्राम लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डायग्राम नहीं है। लेकिन साउंड वेव को देखेंगे तो साउंड वेव में जो वेव्स की जो पार्टिकल हैं जिस मीडियम में वो रखे गए हैं, जिस मीडियम में वो ट्रेवल करते हैं, वो पहले क्या करती हैं, वो पहले कंप्रेस होती हैं। देखिए पहले क्या होता है, वो साउंड वेव्स जिस मीडियम में ट्रेवल करती हैं उस मीडियम में जो मीडियम के पार्टिकल है वो पहले कंप्रेस होती हैं, फिर ऐसे फैलती हैं, फिर कंप्रेस होती हैं, फिर फैलती हैं, फिर कंप्रेस होती हैं, फिर फैलती हैं। मतलब इनका जो ऑसिलेशन है वो इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में साउंड वेव्स आगे की ओर मूव करती है, तो ऐसे वेव्स को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इन्होंने हाइगन ने अपनी थ्योरी में यही बताया था कि जो लाइट है वो वेव्स हैं और वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक अ साउंड वेव, है ना, साउंड वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हुआ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जबकि आप अगर रियल में देखें तो लाइट वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है। विभिन्न बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला है कि लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है। हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होता है,
तो अभी तो हाइजेन ने जो प्रिंसिपल दिया था उसका फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि लाइट वेव ट्रेवल्स लाइक अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव जस्ट लाइक अ साउंड वेव। फर्स्ट पॉइंट लिखा हम लोगों ने। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे। अगर हम सेकंड पॉइंट लिखें तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट एक द लाइट वेव travels in medium in hypothetical। इन्होंने बोला कि हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। उन्होंने बोला एक मीडियम है, समझेंगे क्या होता है हाइपोथेटिकल मीडियम, एक ईथर। इन्होंने बोला था लाइट वेव ट्रेवल इन हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर that spreads all over the universe। इन्होंने क्या बोला कि हमने पढ़ा था, एक स्टार्टिंग डायग्राम हमने बनाया था जिसमें हमने देखा था जो सन से आने वाली लाइट थी, पहले वो सन से आती हैं, फिर धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद उसको एयर का मीडियम मिलता है और उसके थ्रू वो अर्थ के सरफेस पे आती है, इंसिडेंस होती है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये लाइट वेव एक ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है मीडियम जरूरत पड़ती है। मीडियम जैसा, मीडियम मतलब जैसे वाटर है आपके पास मीडियम, एयर है मीडियम, है ना, इस मीडियम है। तो जैसे ही आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के जाएं तो आप पाएंगे कि एटमॉस्फेयर के बाहर कोई मीडियम है नहीं, है ना, कोई मीडियम है नहीं। तो इसे पूछा गया कि आप जब ये थ्योरी दे रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के बाहर कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। अब एटमॉस्फेयर से जितना दूर जाएं आपको कोई मीडियम नहीं मिलेगा, तो फिर लाइट ट्रेवल कैसे करती है? तो इन्होंने बोला कि एक इमेजिनरी उन्होंने मीडियम बनाया। जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो गैस के पार्टिकल होते हैं। अब एटमॉस्फेयर से जैसे जैसे दूर की ओर जाएं, दूर की ओर ऊपर की ओर जाएं, तो पार्टिकल दूर होते जाते हैं। मतलब एक मीडियम एग्जिस्ट जरूर करेगा एटमॉस्फेयर के बाहर, जिसके पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, उसको इन्होंने बोला ईथर। उसको इन्होंने क्या बोला? ईथर। मतलब कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि यूनिवर्स में काफी दूर दूर होंगे और इनको इन्होंने बोला ईथर, जो कि लाइट के लिए, जो कि लाइट वेव्स, इन्होंने बोला लाइट वेव्स के लिए मीडियम की तरह काम करेंगे। और इन्होंने बोला यही लाइट वेव्स को ट्रेवल के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, यही ईथर। ईथर क्या प्रोवाइड करेगा? पूरे यूनिवर्स में लाइट वेव ट्रेवल करती हैं, इनको मीडियम कौन देगा? ये ईथर। तो ये पूरी तरीके से एक काल्पनिक बातें थी, हाइपोथेटिकल बातें थी, इन्होंने केवल इमेजिन किया था, प्रूव नहीं कर पाया। तो इन्होंने बताया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम, जिसको ईथर बोलते हैं, ईथर, इसमें ये ट्रेवल करती है ना। तो एक्चुअल में तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने प्रूव नहीं कर पाया, तो ये माना गया कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो लाइट वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती है। इन्होंने बोला कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो होती नहीं है, ट्रांसवर्स वेव होती है। अभी हम जानेंगे, उस पॉइंट को लिखेंगे और जानेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि लाइट वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, जो कि गलत बातें थी। हमने कंक्लूजन निकाल लिया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू से कि लाइट वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं होती हैं, वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो इनका एक पॉइंट गलत हो गया, है ना। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला कि एक ऐसा मीडियम होगा ईथर जिसमें लाइट वेव ट्रेवल करेंगी। हम आज एक्सपेरिमेंट्स निकाल चुके हैं कि लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती तो इनका ये पॉइंट भी गलत हो गया, है ना। तो कुल मिला के जो हाइजेन का जो वेव थ्योरी था वो गलत साबित हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि जो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये बात सही था, है ना।
ये बात सही था। इससे पहले न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट वेव, जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में आगे की ओर बढ़ती है, और इन्होंने बोला लाइट जो है वेव के फॉर्म में आगे की ओर बढ़ती है। तो इनकी कुछ कुछ बातें मतलब सही थी, है ना, सही थे। तो एक लाइट के बारे में, एक वेव के तौर पे बहुत सारी बातें भी सही साबित नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे पॉइंट थे जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इन्होंने सक्सेसफुली ये आगे की ओर इन्होंने बढ़ाया, है ना। तो देखते हैं वो कौन से दो पॉइंट्स थे, मतलब दो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इनका जो थ्योरी है वो गलत हो गया, है ना। जितना लिख लेंगे इस बारे में मिटाता हूँ उसको। जानते हैं फेलियर ऑफ हाइजेंस थ्योरी, फेलियर ऑफ हाइजेंस थ्योरम। तो फेलियर ऑफ हाइजेंस थ्योरम क्या है? फर्स्ट, इन दिस थ्योरम the light is considered as longitudinal wave, whereas it actually ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें ऑसिलेशन ऑफ मीडियम और प्रोपेगेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो हमने डायग्राम बनाया था कुछ देर पहले, जिसमें लाइट कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही थी, कुछ इस तरीके से, है ना। ये वेव्स हैं। इसमें आप देखें पहले लाइट ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे की ओर जा रही है। ये देखेंगे इसमें लाइट ऊपर की ओर ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, यहाँ की ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे की ओर आ रही है, यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ पे जो मीडियम है, एक बार ऊपर की ओर जा रहा है, एक बार नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर नीचे की ओर ये ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना, वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ये आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ये आगे की ओर मूव कर रहे हैं। आपको पता है जो लाइट है सन से अगर अर्थ पे आ रहा है तो आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर प्रोपेगेट कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन, विस्तार होना, आगे की ओर बढ़ना, प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे एक ऐसा वेव बन रहा है जिसमें मीडियम ऑफ पार्टिकल का ऑसिलेशन और प्रोपेगेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या होगा कि वो ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर लिखना चाहें क्या इसके बारे में पूरी स्टोरी लिख चुके हैं। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ oscillation of medium particle is normal to the propagation है ना। तो इस तरीके से वेव्स जो है ऑसिलेट करती हैं और आगे की मूव करती हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो इनका गलत हो गया कि लाइट को इन्होंने बोला कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, जबकि लाइट एक्चुअली भी ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अगर हम सेकंड पॉइंट लिखें जिसकी वजह से इनका थ्योरी गलत हुआ, तो सेकंड पॉइंट होगा आपका, सेकंड पॉइंट हम लिख रहे हैं फेलियर ऑफ हाइजेंस थ्योरम, जिसकी वजह से ये
हेल्प। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि लाइट, इन्होंने बोला कि जो लाइट है वो साउंड वेव की तरह है, और साउंड वेव क्या होता है, सॉलिड में उसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। इन्होंने बोला साउंड लाइट वेव ट्रेवल्स फास्टर in solid in denser medium, which is wrong, as it actually travels faster in rare medium, है ना। तो ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट थे जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि जो लाइट वेव होती हैं वो रेयर मीडियम में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसलिए हाइजन के प्रिंसिपल को इन्होंने नकार दिया कि हाइजन के प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स गलत हैं, और हाइजन का प्रिंसिपल भी बिल्कुल न्यूटन के प्रिंसिपल की तरह कुछ इन्फॉर्मेशन इसने सही दिया कि वेव की तरह बिहेव करती है। बाकी उसका यूज किया गया आगे आने वाले थ्योरम में, बाकी उसकी पूरी थ्योरम जो है सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाई, इसलिए हमने इसको थ्योरम को आगे को नहीं बढ़ाते। बाकी जितने पॉइंट्स दिए थे हम लोगों ने लिख लिए हैं, क्यों फेल हुआ वो भी लिख लिया हम लोगों ने। अब हाइगन्स वेव थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया। हाइगन ने एक और थ्योरी दिया था, हाइगन सेकेंडरी वेवलेट थ्योरम है ना, उसको पढ़ेंगे। हाइगन सेकेंडरी वेवलेट थ्योरम। तो हाइगन्स का जो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है उसको पढ़ने से पहले हम एक कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं कि वो वर्ड्स क्या है, जिसकी सहायता से हम उसकी थ्योरी को आसानी से समझ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है आज की जो क्लास है ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक वेव ऑप्टिक्स है ना, ये आज की जो क्लास पूरी इंट्रोडक्शन पे है। तो हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट। ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज द कलेक्शन, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल नहीं बोलेंगे, इट इज द लोकस ऑफ ऑल वेव्स propagating in same phase at any instant इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए तालाब, ये मान लीजिए पॉन्ड है, तालाब है ना, ये पॉन्ड है। तो पॉन्ड में देखो वेव्स कैसे जनरेट होगा, वेव्स जनरेट होगा डिस्टर्बेंस से। कैसे जनरेट होगा, डिस्टर्बेंस से। मान लीजिए आपने हवा में कोई एक लकड़ी पकड़ा या कोई स्टिक पकड़ा, उसको आपने लहराया, ऐसे लहराने से क्या होगा, हवा से साउंड की वेव्स आएंगी, मतलब साउंड की आवाज आएगी, तो क्या है वो वाइब्रेशन करते हुए वेव्स हैं। या फिर आपने पानी में कोई पत्थर डालने से क्या होगा, आपने डिस्टर्ब किया, आपने एक स्टेशनरी पोजीशन को आपने डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने से आप देखेंगे आपने क्या किया, ये मान लीजिए तालाब में आपने फेंका एक पार्टिकल, एक पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने से क्या होगा, तालाब में बहुत सारे वेव्स जनरेट होंगे। किस तरीके से जनरेट होंगे, वो जनरेट होंगे कुछ इस तरीके से। आपने देखा भी होगा
जैसे ही आप फेंकते हैं तो फेंकने पे क्या होता है, कुछ इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में एक वेव्स जनरेट होती हैं जो आगे की ओर बढ़ती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। और आप पाएंगे जो वेव्स हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ पे वेव्स को, तो एक बार बनती हैं, देखो ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये सभी पार्टिकल, ये जो सभी पार्टिकल हैं, इसको बोलेंगे किसी भी टाइम पे। देखिए ये जो वेव्स हैं, यहाँ से जब जनरेट हुई होंगी वेव्स, तो कुछ वेव्स एक ही टाइम पे यहाँ पहुँचेंगी, कुछ वेव्स एक ही टाइम पे यहाँ पहुँचेंगी, कुछ वेव एक ही टाइम पे यहाँ पहुँचेंगी, कुछ वेव एक ही टाइम पे यहाँ पहुँचेंगी। तो अगर सभी वेव्स को अगर उसी टाइम पे उनको मिलाया जाए, उनका टेंजेंट बनाया जाए, तो एक सर्कुलर फॉर्म इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो आपने तालाब में एक पत्थर डाला, पत्थर डालने से क्या होगा, वहाँ पे एक वेव्स बना, वेव्स में क्या होगा, वेव्स आपको दिखाई देंगी, कहीं उठी हुई दिखाई देंगी, मतलब कहीं पे वेव्स आपको उठा हुआ दिखाई देगा। एक साइड उठेगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक साइड फिर नीचे की ओर जाएगा, फिर एक साइड उठेगा, फिर एक साइड नीचे की ओर जाएगा। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये उठा हुआ वेव है, उसके बाद आगे और जाएंगे तो आपको मिलेगा नीचे दबा हुआ वेव्स, है ना, फिर से उठा हुआ मिलेगा वेव्स आपको, फिर से उठा हुआ वेव्स मिलेगा आपको, फिर से आपको दबा हुआ वेव्स मिलेगा। तो जो उठी हुई वेव्स होती हैं उनको बोलते हैं क्रैश। क्या बोलते हैं, क्रैश। अब पानी में डालेंगे तो आपको एक सर्कुलर फॉर्म में वेव्स दिखाई देगा, जो एक साथ वेव्स उठती हैं, फिर एक साथ डाउन होती है, नीचे को जाती हैं। तो जो उठने वाली वेव्स हैं जिनको बोलते हैं क्रैश, इसको बोलते हैं क्रैश। क्या बोलते हैं, क्रैश, सी। और जो ये डॉटेड लाइन है जो दबी हुई थी, इसको बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ, है ना, नीचे की ओर जाने वाली लाइन। जो वेव्स ऊपर की ओर बन रही है इसको बोलेंगे क्रैश, जो नीचे की ओर बन रही है इसको बोलेंगे ट्रफ, है ना। तो इस तरीके से वेव्स बनती हैं। तो वेव्स, क्योंकि ये पॉइंट अलग वेव है, ये पॉइंट अलग वेव है, ये पॉइंट अलग वेव है, लेकिन एक ही टाइम पे ये सेम फेस में एक साथ उठती हैं, एक साथ उठती है मतलब सेम फेस में। देखिए ये वाला वेव और ये वाला वेव अगर आप देखें तो एक साथ उठती हैं और एक साथ नीचे जाती हैं, मतलब सेम फेस में। क्या है, सेम फेस में, और एक ही टाइम पे इक्वल डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है। अगर एक सर्कल की फॉर्म में ये है, एक सर्कल की फॉर्म में वेव है, इसको बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब ये होगा कि एक पॉइंट से अगर ये जनरेट होती है तो एक सेम टाइम में ये वेव फ्रंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस पार्टिकल को भी लगेगा, इस वेव को भी लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना। यहाँ से यहाँ ये ट्रेवल किया होगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया होगा, तो ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा एक वेव फ्रंट के पार्टिकल को, वो सेम हो। और ये एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, मतलब ये सेम फेस में, है ना। तो हमने लिखा इट इज द लोकस। लोकस मतलब सभी को अगर मिलाएं तो मिलाने के बाद जो टेंजेंट बनता है एक स्फेरिकल फॉर्म में, उसको ही बोलेंगे वेव फ्रंट। इट इज द लोकस ऑफ ऑल वेव्स प्रोपेगेटिंग इन सेम फेस एट एनी इंस्टेंट। और ये आगे की ओर बढ़ती है, आपको पता है ये आगे की ओर बढ़ेंगी, ये वेव्स आगे की ओर बढ़ती हैं, है ना, आगे की ओर बढ़ती हैं। मतलब इनका जो प्रोपेगेशन, उनका डायरेक्शन है, और जो वेव फ्रंट है वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए ये क्या है, आगे की ओर जाएंगी, आगे की ओर बढ़ रही है ना, आगे की ओर बढ़ रही है, ये आगे की ओर बढ़ रही है। और जो ये जो हमने जो एक स्फेरिकल या एक सर्कुलर एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उसका डायरेक्शन बनेगा इस डायरेक्शन में। मतलब ये है आपका वेव फ्रंट। ये जो हमने बनाया है, गोल गोल बनाया है, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, इसी को बोलते हैं वेव फ्रंट, है ना, वेव फ्रंट बोलते हैं। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे आगे की ओर मूव करती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे हम देखेंगे अगला चीज़ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो कोई डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन था, है ना। कल की क्लास में देखेंगे इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, सब जो हाइगेंस ने दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।